नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार पुनः समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा क्लास है, क्लास नंबर 14 है। और इसमें जो है हम पूर्व मध्यकाल की चीजें देख रहे हैं। और आज के जो हमारे टॉपिक होंगे वो दक्षिण भारत का इतिहास होगा पूर्व मध्यकाल के तहत। इसमें राष्ट्रकूट को देखेंगे, बादामी और कल्याणी के चालुक्य को देखेंगे, पल्लव राजवंश को देखेंगे, चोल साम्राज्य को देखेंगे, चोल प्रशासन को देखेंगे। तो ये सारे महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम यहाँ कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो के खत्म होते ही हम आ जाएंगे अपना सल्तनत काल पे आ जाएंगे, क्योंकि अब हमारा प्राचीन भारत का जो है इतिहास ये 14 नंबर लेक्चर के साथ खत्म हो रहा है। तो यदि अभी तक आप लोगों ने पीछे का नहीं देखा है तो जल्दी से सब जाके के देख ले, क्योंकि यहाँ निरंतर चीजें होती रहेंगी। और अभी तो हमारा टारगेट और है महत्वपूर्ण तथ्यों की जो श्रृंखला हमारी जो 10 वीडियो है उसको और ज्यादा हम एक्सटेंड करेंगे पीसीएस को लेकर के। साथ ही साथ करंट अफेयर्स की चीजें आएंगी, पॉलिटी सुबह आ ही रही है। तो आप जो है निरंतर चैनल को देखते रहिए, आपकी तैयारी से संबंधित बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें यहाँ जो है टाइम टू टाइम दी जाती रहेंगी। सुबह 9 बजे हमारा पॉलिटी की कक्षाएं हो रही हैं और शाम को 5 बजे जो है वो हिस्ट्री चल रहा है। और ये प्रोग्राम हमारा मंडे टू फ्राइडे है। सैटरडे को जो है वो मेंस आंसर राइटिंग सीरीज है। और जैसे ही परीक्षाएं आएंगी तो जो एक संडे हम ऑफ कर रहे हैं तो वो भी बंद करेंगे। और उसके बाद सप्ताह में मंडे टू सैटरडे जो है पीटी की चीजें चलाएंगे और संडे को जो है वो मेंस आंसर राइटिंग का प्रोग्राम करेंगे। लेकिन अभी 2-4-10 दिन चलने दीजिए ऐसे। तो दक्षिण भारत के इतिहास के तहत सबसे जो महत्वपूर्ण राजवंश है राष्ट्रकूट के बारे में चर्चा करते हैं। तो दक्षिण में राष्ट्रकूटों का शासन पाल और प्रतिहार वंशों के शासन के समकालीन था। मतलब दक्षिण में जो राष्ट्रकूट थे तो उनका जो उत्तर पश्चिम भारत में जो राष्ट्रकूट थे और पूर्वी भारत में जो पाल थे, तो ये सब एक समकालीन शक्तियां थी। और पीछे जो मैंने त्रिकोणात्मक संघर्ष बताया था तो वहां बताए थे कि वही कन्नौज को लेकर के इन्हीं तीनों शक्तियों के बीच में जो है वो टकराव की स्थिति में रहे, गुर्जर प्रतिहार, पाल और फिर साउथ के जो है राष्ट्रकूट। और आपको बताना है जल्दी से कमेंट करके कि जो त्रिकोणात्मक संघर्ष लगभग लगभग 200 वर्षों तक चला उसमें अंतिम रूप से जो है वो विजेता कौन रहा। अंतिम देखिए, कभी तो राष्ट्रकूट विजयी रहे, कभी पाल रहे, कभी प्रतिहार रहे। तो कन्नौज पे कुछ कुछ समय तक तो सबका अधिकार रहा, लेकिन फाइनल जो है फाइनल रूप से कौन जो है कन्नौज पे अधिकार जमाने में सफल रहा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। इससे ये लगेगा कि आप लोग पीछे की चीजों को कितना रिवीजन कर रहे हैं। राष्ट्रकूट बादामी के चालुक्यों के सामंत थे। मतलब राष्ट्रकूट जो है जो बादामी के चालुक्य थे उनके सामंत थे। और राष्ट्रकूट वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता एवं प्रथम शासक दंती दुर्ग था। वेरी इंपॉर्टेंट है, वह राष्ट्रकूट साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग था। उसने 8वीं शताब्दी के मध्य चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और अपनी राजधानी को जो है वो मान्यखेत में स्थापित की। तो चालुक्यों राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी? तो मान्यखेत थी। और उसने जो है चालुक्यों के जो शासक थे, कौन शासक थे? तो कीर्तिवर्मन को पराजित करके अपने राज्य की स्वतंत्रता घोषित करी थी। किसने? दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग ने उज्जैनी में हिरण गर्भदान, जिसे महादान कहा जाता है, यज्ञ भी किया था, जिसमें प्रतिहार राजा ने द्वारपाल का जो है वो काम किया था। इसी तरीके से दंती वर्मन के बाद उसका चाचा कृष्ण प्रथम 756 ईस्वी में शासक बना, जिसने बादामी के चालुक्यों के अस्तित्व को पूर्ण रूप से जो है वो नष्ट कर दिया था। और फिर इसमें एक शासक होते हैं कृष्ण प्रथम ने जो है वेंगी के चालुक्यों तथा मैसूर के गंगों को भी अपनी प्रभुसत्ता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था। तो राष्ट्रकूटों में एक महत्वपूर्ण शासक होते हैं कृष्ण प्रथम, और इनकी उपलब्धि क्या रहती है? तो ये जो वेंगी के चालुक्य हैं और मैसूर के जो गंग है इन्हें जो है वो हराया था। और विजेता होने के साथ साथ कृष्ण प्रथम एक निर्माता भी था और उसने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का जो है वो निर्माण करवाया था। कई बार आपसे पूछा गया है कि एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर का निर्माता कौन था? तो कृष्ण प्रथम था। और कृष्ण प्रथम जो है एक राष्ट्रकूट शासक थे। गोविंद द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र ध्रुव शासक बना। तो देखिए बीच में एक शासक होते हैं गोविंद द्वितीय, कोई बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि इनकी नहीं रहती, लेकिन इनका जो पुत्र होता है ध्रुव, जिसे धारावर्ष भी कहा जाता है, तो महत्वपूर्ण शासक था राष्ट्रकूटों का।
वह दक्षिण का प्रथम राष्ट्रकूट शासक था जिसने उत्तर भारत के आधिपत्य के लिए चलाए जा रहे त्रिसत्तात्मक संघर्ष में दृढ़तापूर्वक हस्तक्षेप किया। मतलब जो ये ध्रुव धारावर्ष था, ये पहला राष्ट्रकूट शासक था जिसने जो कन्नौज पे आधिपत्य को लेकर के जो त्रिकोणात्मक संघर्ष पाल प्रतिहारों के बीच चल रहा था, तो पहली बार राष्ट्रकूटों ने ध्रुव धारावर्ष के समय में ही जो है उसमें हस्तक्षेप किया था। तथा प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल शासक धर्मपाल को पराजित भी किया था। मतलब सोचिए कि जो प्रतिहार नरेश वत्सराज थे या पाल शासक धर्मपाल अपने अपने राजवंश के बहुत प्रतापी थे, लेकिन इन दोनों को जो है किसने हराया था? तो राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने, जिसे धारावर्ष भी कहा जाता है। ध्रुव ने अपने तीसरे तथा योग्य पुत्र गोविंद तृतीय के पक्ष में सिंहासन छोड़ दिया। तो ध्रुव के बाद कौन आते हैं? गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट वंश के शासक बनते हैं। और संजन तामपत्र के अनुसार गोविंद तृतीय ने हिमालय तक सैनिक अभियान किया और मालवा, कोसल, कलिंग, वंग और डाहल को जो है वो जीत लिया था। तो ये इसकी जो है योग्यता को दर्शाता है। गोविंद तृतीय ने पाल शासक धर्मपाल तथा प्रतिहार शासक जो है वो नाग भट्ट द्वितीय को जो है पराजित किया था। मतलब इसने जो है पाल और जो प्रतिहार शासक है उनको हराया था। पाल शासक धर्मपाल ही रहते हैं, लेकिन जो गुर्जर प्रतिहार शासक रहते हैं नागभट्ट द्वितीय, प्रतापी शासक रहता है गुर्जर प्रतिहार वंश का, लेकिन इसे भी जो है इसने हराया था गोविंद तृतीय ने। गोविंद का अल्प वयस्क उत्तराधिकारी अमोघ वर्ष कर्क के संरक्षण में शासक हुआ और अमोघ वर्ष जो है विद्या और कला का जो उदार संरक्षक था। उसने कविराज मार्ग नामक कन्नड़ भाषा में एक काव्य ग्रंथ की रचना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। उसने अपनी राज्यसभा में अनेक विद्वानों को आश्रय प्रदान किया। इसमें आदि पुराण के लेखक जिनसेन तथा गणित संग्रह के लेखक महावीराचार्य जो है तथा स्वयंभू जो एक जैन कवि हैं जिनकी रचना है स्वयंभू की पयुम चरिव्यू, तो ये सारी चीजें जो है लेखक इनके साथ रहे हैं। और उसने जो है मान्यखेत नामक एक नया नगर बसाया तथा वहां अपनी राजधानी बनाई थी। तो ये सब जो है उपलब्धियां हैं अमोघ वर्ष की, इसकी भी आप देख लीजिएगा। राष्ट्रकूटों के सर्वश्रेष्ठ शासक इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय थे। कृष्ण तृतीय ने चोल नरेश परांतक प्रथम को तक्कोलम के युद्ध में पराजित किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि तक्कोलम का युद्ध पहली बात तो किसके बीच हुआ था? तो चालुक्य और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। शासक कौन रहते हैं? तो कृष्ण तृतीय रहते हैं और इसने चोल नरेश परांतक प्रथम को जो है हराया था। और चोल राज्य का जो उत्तरी क्षेत्र है उसको हस्तगत कर लेता है कौन? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय। इसी युद्ध में चोल युवराज जो है राजादित्य मारा जाता। मतलब ये जो तक्कोलम का युद्ध हुआ था इसमें चोल जो युवराज होते हैं राजादित्य वो मारे जाते हैं। और उसने चोलों के अतिरिक्त पांड्य, केरल और लंका के शासकों को भी पराजित किया था। किसने पराजित किया था? तो कृष्ण तृतीय ने पराजित किया था। कृष्ण तृतीय की राज्यसभा में कन्नड़ भाषा के कवि पोन निवास करता था जिसने शांति पुराण की रचना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है कि पोन ने जो शांति पुराण की रचना की थी तो वो किस भाषा के कवि थे? कन्नड़ भाषा के कवि थे। और किसके दरबार में रहते थे? तो वो रहते थे कृष्ण तृतीय के दरबार में। उसकी सभा के दूसरे विद्वान पुष्पदंत थे। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। तो पोन हुए, पुष्पदंत हुए और इनकी रचना क्या है? तो ज्वाला मालिनी कल्प। ज्वाला मालिनी कल्प के रचयिता पुष्पदंत और शांति पुराण के रचयिता पोन, ये सब विद्वान किसके आश्रित कवि थे? तो ये सब कृष्ण तृतीय के आश्रित कवि थे। 974 से 975 ईस्वी में चालुक्य राजा तैल द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कर्क द्वितीय को जो है वो परास्त करके राष्ट्रकूट राज्य पर अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंशी राज्य की जो है वो स्थापना की। तो अब आते हैं हम बादामी के चालुक्यों को थोड़ा सा देखते हैं। ईसा की 6वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 8वीं शताब्दी के मध्य तक दक्षिणापथ पर चालुक्य वंश की जिस शाखा का आधिपत्य रहा उसका उत्कर्ष स्थल बादामी मतलब या वातापी। तो ये बादामी या वातापी कहाँ है? तो जो अभी वर्तमान का हमारा जो कर्नाटक वाला क्षेत्र है तो उसी वही है। तो वातापी होने के कारण उसे बादामी अथवा वातापी का चालुक्य कहा जाता है। और इस शाखा को पूर्वकालीन पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता है। तो आप इसके बारे में ये भी जानिए। और बादामी के चालुक्य वंश के इतिहास के प्रामाणिक साधन
जो है वो अभिलेख हैं, और इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिलेख कौन सा है, तो पुलकेशिन द्वितीय का जो है ऐहोल अभिलेख है। यह लेख एक प्रशस्त के रूप में है तथा इसकी भाषा संस्कृत एवं लिपि क्या है, तो दक्षिणी ब्राह्मी है। और इस लेखक के रचनाकार कौन है, तो रवि कीर्ति है। तो पुलकेशिन द्वितीय का जो ऐहोल अभिलेख है संस्कृत भाषा में है, लिपि दक्षिणी ब्राह्मी है, संबंधित किससे है, तो पुलकेशिन द्वितीय से है। और इसकी रचनाकार कौन है, तो रवि कीर्ति है। पुलकेशिन द्वितीय जो है चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य तथा शक्तिशाली शासक था। यह अपने चाचा मंगलेश तथा उनके समर्थकों की हत्या कर बादामी के चालुक्य वंश की गद्दी पर बैठा था। मतलब जो पुलकेशिन द्वितीय था वो अपने चाचा की हत्या करके जो है बादामी के चालुक्य की गद्दी पर बैठा, और पुलकेशिन द्वितीय का हर्ष से नर्मदा नदी के तट पर मतलब युद्ध हुआ था, ये गृह नहीं होगा, युद्ध हुआ था। और ऐहोल अभिलेख से पता चलता है कि इस युद्ध में जो है पुलकेशिन द्वितीय की विजय हुई थी और हर्ष जो है हार गए थे, क्योंकि उत्तर भारत में पुलकेशिन द्वितीय के समय में हर्ष शासन कर रहा था, और हर्ष भी एक महत्वाकांक्षी शासक था। और लगभग उत्तर भारत पे उसने अधिकार करने के बाद उसका मन हुआ कि भाई दक्षिण में भी जो है साम्राज्य विस्तार किया जाए। तो इसी कड़ी में वो नर्मदा नदी के तट पर पहुंचता है, लेकिन उसका जो है प्रतिरोध वहां के महत्वपूर्ण चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के साथ होता है, जिसमें जो है वो हार जाते हैं हर्ष। पल्लव चालुक्य संघर्ष का सूत्रपात इसी के शासनकाल में शुरू हुआ था, और पल्लव वंश का शासक इस समय महेंद्र वर्मन था। तो जो पुलकेशिन द्वितीय हैं इन्हीं के समय में पल्लवों के साथ जो है चालुक्यों का संघर्ष प्रारंभ हुआ था, और इसका जो समकालीन शासक कौन था, तो महेंद्र वर्मन था। पुलकेशिन द्वितीय ने कांची पर आक्रमण किया तथा उसके राज्य के उत्तरी प्रांतों पर अधिकार कर लिया था। तो इसने जो है हर्ष के आक्रमण को विफल किया उत्तर में। फिर अपने जो समकालीन जो पल्लव शासक थे वहां जो उनकी राजधानी थी कांची, उस पे आक्रमण करता है और कुछ जो है राज्य का क्षेत्र जो है हस्तगत कर लेता है। पुलकेशिन द्वितीय ने अपनी प्रारंभिक सफलताओं से उत्साहित होकर पुनः कांची पर आक्रमण किया, और इस समय पल्लव वंश में महेंद्र वर्मन का पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम शासन कर रहा था। उसने इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय को जो है वो बुरी तरह पराजित किया, और इस युद्ध में उसे लंका नरेश जो है मान वर्मन से सहायता मिली थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पुलकेशिन द्वितीय ने जो है अपनी प्रारंभिक सफलताओं से उत्साहित होकर पुनः कांची पर आक्रमण किया था। मतलब एक बार जो है कांची को पे ये विजित किए, कुछ अधिकार इनको मिला, और फिर इनका मन बढ़ा। पुलकेशिन द्वितीय का एक बड़ी शक्ति तो थे ही ये, पुनः आक्रमण करते हैं। लेकिन इस बार कौन शासक होता है, तो जो महेंद्र वर्मन थे जिनको पुलकेशिन द्वितीय ने प्रथम बार हराया था, तो अब शासन कौन कर रहा था, इनका पुत्र नरसिंह वर्मन कर रहा था। और नरसिंह वर्मन के साथ ये युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय हार जाते हैं। और नरसिंह वर्मन का सपोर्ट इस समय कौन कर रहा था, तो श्रीलंका का एक शासक था मान वर्मन, तो इसने जो है नरसिंह वर्मन की सहायता की थी। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय ने पल्लव नरेश नंदी वर्मा द्वितीय को पराजित करके कांची गोंडा की उपाधि धारण की थी। तो जो विक्रमादित्य द्वितीय थे इन्होंने पल्लव नरेश नंदी वर्मन द्वितीय को हराया था और कांची गोंडा की उपाधि धारण की थी। तो बेसिकली ये उपाधि के लिए थोड़ा सा फेमस है। और पूर्वी चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन द्वितीय के भाई जो है वो विष्णुवर्धन ने की थी। तो अगर पूर्वी चालुक्य या वेंगी की चालुक्य के संस्थापक के बारे में पूछा जाए तो ये पुलकेशिन द्वितीय का जो भाई था विष्णुवर्धन, इसने करी थी। और चालुक्य वंश में विजयादित्य का शासनकाल 696 से 733 ईस्वी में सबसे जो है दीर्घकालीन रहा। तो चालुक्य वंश में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला शासक कौन था, तो विजयादित्य था। वह एक महान निर्माता था तथा उसी के समय पडक्कल के विशाल शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पडक्कल का जो विशाल शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था वो चालुक्य शासक विजयादित्य के समय कराया गया था। यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। और अजंता के भित्त चित्रों पर चालुक्य शासकों द्वारा बनवाए गए चित्रों में पुलकेशिन द्वितीय द्वारा ईरानी राजदूत का स्वागत जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो कभी भी ये प्रश्न भी बन सकता है। और बेसिकली ये सब जो क्षेत्र हैं ये यूपीएससी के मतलब क्षेत्र हैं, यूपीएससी यहाँ से खूब प्रश्न पूछता है। अब आते हैं, आपने बादामी या वातापी के चालुक्य को देखा, अब आते हैं कल्याणी के चालुक्य को। तो कल्याणी के चालुक्य वंश का उदय राष्ट्रकूटों के पतन के पश्चात हुआ था। मैंने जब राष्ट्रकूट पढ़ा रहे थे तो बताया ही था कि राष्ट्रकूटों के पतन के बाद वहां कौन स्थापित होते हैं,
तो कल्याणी के चालुक्य होते हैं। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता कौन था? तो तैलप द्वितीय या तैल द्वितीय था, इसे तैल द्वितीय भी कहा जाता है। ये स्वयं को अयोध्या से संबंधित मानते हैं। और मेरु तुंग कृत प्रबंध चिंतामणि, तो देखिए प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है? मेरु तुंग है। और इससे ज्ञात होता है कि तैल द्वितीय ने मुंज के ऊपर 6 बार आक्रमण किया, किंतु प्रत्येक बार जो है वो पराजित हुआ था। इसी तरीके से सोमेश्वर प्रथम 1043 ईस्वी में शासक बना। कहाँ का? कल्याणी के चालुक्य का। उसने अपनी राजधानी मानखेत से कहाँ स्थानांतरित करी? तो कल्याणी। तो जो कल्याणी की जो चालुक्य है, तो कल्याणी जो है राजधानी बनाने का काम किसने किया था? सोमेश्वर प्रथम ने किया था। और चोल नरेश राज ने सोमेश्वर प्रथम को बुरी तरह परास्त करके विजयेंद्र की उपाधि धारण की थी। तो मतलब जो इसके समकालीन जो चोल शासक राज रहते हैं, तो वो इसके ऊपर आक्रमण करके मतलब सोमेश्वर प्रथम को हराते हैं। और जो राज की जो विजयेंद्र की जो उपाधि मिली है, इसी उपलक्ष्य में उसने जो है ये उपाधि ग्रहण करी थी। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सूचना। अभी तक आप लोगों ने यदि हमारे संस्थान के द्वारा चलाए जा रहे मुख्य परीक्षा के बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करें। ये आरओ का हमारा बैच है और दूसरा हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है जो पीसीएस मुख्य परीक्षा को लेकर के है। तो दोनों ही बैच मुख्य परीक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, सीरियस हैं। और यहाँ डेली आपको जो है टास्क दिया जाता है, आप उसको करके दिखाते हैं, उसका मूल्यांकन होता है, मॉडल आंसर दिया जाता है। मतलब खूब प्रैक्टिस कराने का प्रयास जो है संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। तो आप लोग जिसके लिए एलिजिबल हो, मतलब जिस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, तो यदि आरओ के लिए मतलब आपकी स्थिति अच्छी है, ठीक ठाक स्कोर कर रहे हैं, तो एकदम रिजल्ट का वेट मत करिए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। तो ऐसे में जो है, और अभी जो बच्चे परिश्रम कर रहे हैं वो आपसे बिल्कुल एक बढ़त लेंगे। तो आप भी जो है लेट मत करिए, बैच को ज्वाइन करिए और डेली प्रैक्टिस करिए। साथ ही साथ मुख्य परीक्षा का जो हमारा बैच चल रहा है मेंस का, तो यूपी पीसीएस का, तो वहाँ क्या है कि डेली हम आपको प्रश्न देते हैं, आप इस तरीके से कुछ लिख करके दिखाएंगे। जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी। यदि आपका आधा एक नंबर कटा है तो क्यों कटा है और कैसे आप इसे और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इसे बताते हुए फिर जो है हम आपको मॉडल आंसर भी देंगे। और हमारा ये प्रयास है कि आपको पेपर 1 से लेकर के 6 तक सभी पेपर से जो है करीब करीब 750 प्रश्न मिला के करा दें, ताकि जब आप मुख्य परीक्षा में जाइए तो बहुत ही ज्यादा जो है वो सहज स्थिति में रहिए। तो आप लोग जो है जरूर बैच को ज्वाइन करें, इसका लाभ उठाएं। अब आते हैं, सोमेश्वर प्रथम ने परमारों की राजधानी धारा नगरी पर आक्रमण करके वहां के शासक भोज को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया था। और जब मैंने परमार वंश को पढ़ाया था, देखिए एक दूसरे से किस तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं। कुछ फैक्ट जो अभी ये मैं बता रहा हूँ, ये परमार के समय में भी मैंने बताया था किस तरीके से जो कल्याणी का चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम रहता है, उसने जो है परमार नरेश जो है वो भोज को हराता है। तो देखिए वही चीजें यहाँ निकल के आ रही हैं। और चोलों से निरंतर पराजय के पश्चात उसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। तो सोमेश्वर प्रथम चूंकि प्रतापी शासक था, वो परमारों के जो महत्वपूर्ण शासक भोज होते उनको हराता है, लेकिन चोलों से ये बार बार पराजित हो रहा था, क्योंकि उस समय जो चोल शासक था वो बहुत ही ज्यादा योग्य था। कौन था? तो राज प्रथम था। मतलब जो समकालीन में तो श्रेष्ठ था ही, वो इतना महान था कि वो मालदीव और श्रीलंका और लंका तक भी वो विजय अभियान कर रहा था। तो ऐसे में सोमेश्वर उसके सामने टिक नहीं पाया और बार बार चोलों से हार के कारण वो तुंगभद्रा नदी में डूब करके आत्महत्या कर लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूब करके आत्महत्या कर ली थी। अब अगला आते हैं विक्रमादित्य खष्ट के बारे में। तो सोमेश्वर प्रथम का कनिष्ठ पुत्र, मतलब छोटा पुत्र था, और 1076 ईस्वी में अपने राज्यारोहण के समय उसने एक संवत का प्रवर्तन कराया था, जिसे चालुक्य विक्रम संवत कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि चालुक्य विक्रम संवत की स्थापना कब हुई थी? तो 1076 ईस्वी में हुई थी। किसने कराया था? तो विक्रमादित्य खष्ट ने कराया था। किसका पुत्र रहता है? सोमेश्वर प्रथम का पुत्र रहता है। इसकी राज्यसभा में विक्रमांग देव चरित्र के रचयिता विल्हड़ और मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर जो है निवास करते थे। विल्हड़ इसके राज कवि थे। वेरी इंपॉर्टेंट है कि विल्हड़ की रचना है जो है वो विक्रमांग देव चरित्र, और विल्हड़ जो है किसके दरबार में निवास करते थे? चालुक्य शासक विक्रमादित्य खष्ट के दरबार में
रहते थे। और मिताक्षरा के जो लेखक विज्ञानेश्वर हैं वो भी इसी के दरबार से संबंधित थे। तो अब आते हैं दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश कौन सा है, तो अब पल्लव वंश को देखते हैं। और थोड़ी सी हमारी स्पीड ज्यादा है क्योंकि परीक्षाएं पास में है और टारगेट मेरा बड़ा है, क्योंकि जैसे अभी देखिए पॉलिटी की 2-3 क्लास के बाद मेरी खत्म हो जाएगी पॉलिटी, तो हम ज्योग्राफी लाएंगे वहां। ऐसे हम चाहते हैं कि जब हिस्ट्री, चूंकि अभी तो प्राचीन भारत इस वीडियो के माध्यम से खत्म हो रहा है, अभी मध्यकाल है, आधुनिक है, तो करीब करीब 20 क्लास अभी और होनी है। तो सोचिए कि 10 सितंबर तक तो हम इतिहास ही पढ़ाएंगे। लेकिन ये है कि एक बार आप यहाँ कायदे से पढ़ लीजिए तो जो इतिहास का एक फियर रहता है कि पता नहीं कहाँ से फैक्ट पूछता बनता नहीं है, तो आप एकदम आश्वस्त हो जाइए। इससे बाहर आप पीवाईक्यू उठा लिख के देख लीजिए, पीवाईक्यू तो सारे यहाँ कवर ही हो रहे हैं। साथ ही साथ जो अति संभावित महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके आने की निकट भविष्य में संभावना है, वो भी हम यहाँ कवर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप बहुत बेहतरीन स्थिति में रहेंगे। बस एक बार कस के पढ़ लीजिए, और आपकी परीक्षा से पहले चाहे मुझे 4 वीडियो लाना पड़े, जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है जो मैंने कमिट किया है वो मैं पूरा कराऊंगा, चाहे करंट अफेयर्स का हो। बस शर्त ये है कि आप डेली वीडियो देखिए, जो अतीत में पढ़े हुए वीडियो हैं जैसे महत्वपूर्ण तथ्यों की श्रृंखला, वो आप जा करके देखिए। साथ ही साथ हमारे करंट अफेयर्स के कई वीडियो पढ़े हैं, तो उसको अभी इसे देख देख के खत्म करिए, ताकि जब उससे आगे की चीजें आए तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन ना पड़े। यूपी स्पेशल मैंने पूरा डिटेल से करवाया है, वो भी आप जाकर के देख लें। तो प्रारंभिक पल्लव शासकों के उल्लेख उनके प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक अभिलेखों से प्राप्त होते हैं, किंतु एक शक्तिशाली राज्य का संस्थापक जो है सिंह विष्णु को जो है माना जाता है। मतलब पल्लव राजवंश का जो संस्थापक कौन थे, तो सिंह विष्णु थे। और पल्लव राजवंश का जो उल्लेख है उनके प्राकृतिक और संस्कृत भाषा में जो लेख मिले हैं उनसे इनके बारे में जानकारी मिलती है। कसाकुड्डी दान पत्र से पता चलता है कि सिंह विष्णु ने कलभ्र, चोल, पांड्य तथा सिंहल के राजाओं को पराजित किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। और सिंह विष्णु वैष्णव धर्मानुयायी था, उसने कला को प्रोत्साहन दिया। उसके समय में मामल्लपुरम में वाराह मंदिर का जो है वो निर्माण हुआ था। तो सिंह विष्णु जो पल्लव वंश का संस्थापक था, ये उसकी कुछ उपलब्धियां थी। सिंह विष्णु की राज्यसभा में संस्कृत महाकवि भारवी निवास करते थे, जिन्होंने किरातार्जुनीयम की रचना करी थी। तो जो पल्लव शासक सिंह विष्णु रहते हैं, इन्हीं के दरबार में कौन रहते हैं, महत्वपूर्ण कवि भारवी रहते हैं, जिन्होंने किरातार्जुनीयम की रचना करी थी। अब अगला जो पल्लव शासक होता है महेंद्र वर्मन होता है। इसका समय होता है 600 से 630 ईस्वी। तो सिंह विष्णु का पुत्र था तथा उत्तराधिकारी था। यह पल्लव वंश के महानतम शासकों में था। महेंद्र वर्मन के समय से ही पल्लव चालुक्य संघर्ष जो है वो प्रारंभ हुए थे। तो मैंने इसको पीछे भी बताया है। और पुलकेशिन द्वितीय तथा महेंद्र वर्मन के मध्य जो है कड़ा संघर्ष हुआ था। और वह एक महान निर्माता, कवि तथा संगीतज्ञ था। उसने मत्त विलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना की थी। तो ये जो महेंद्र वर्मन है, इसकी एक बड़ी उपलब्धि ये है कि उसने मत्त विलास प्रहसन की रचना की थी। पल्लव शासक रहते हैं, और इसमें जो है मतलब थोड़ा सा कमेंट किया गया है, व्यंग्य किया गया है। किस पे, तो कापालिकों पर और भिक्षुओं पर। प्रसिद्ध संगीतज्ञ रुद्राचार्य से उसने जो है संगीत की भी शिक्षा ग्रहण की थी। तो जो मत्त विलास प्रहसन के जो रचयिता थे, जो एक महत्वपूर्ण राजा थे पल्लव वंश के महेंद्र वर्मन, तो उन्होंने संगीत की शिक्षा किससे ली थी, तो उन्होंने संगीत की शिक्षा ली थी रुद्राचार्य से। उसने शैव संत अप्पर के प्रभाव से जैन धर्म का परित्याग कर शैव मत जो है वो ग्रहण कर लेता है। तो इसके जीवन में एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट आता है कि प्रारंभ ये जैन रहता है, लेकिन शैव संत एक अप्पर होते हैं और उन्हीं के प्रभाव में आकर के ये जो है शैव मतावलंबी हो जाता है। अब इसके बाद अगले आते हैं महेंद्र वर्मन के बाद नरसिंह वर्मन प्रथम। इनका समय होता है 630 से 668 ईस्वी। अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। और नरसिंह वर्मन प्रथम ने परियार, सूरमार तथा मणिमंगलम के युद्धों में पुलकेशिन को जो है वो पराजित किया था। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने वातापी कोंडा की उपाधि धारण की, तथा इसी विजय के पश्चात उसने महामल्ल की भी उपाधि धारण की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि वातापी कोंडा और महामल्ल की उपाधि किस पल्लव शासक ने धारण की थी, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने की थी। और नरसिंह वर्मन ने चालुक्य विजय के फलस्वरूप श्रीलंका के मान वर्मन को जो है वो सहायता
प्रदान की थी और जिसकी सहायता से उसने सिंघल के राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। किसने अधिकार कर लिया था? तो मानवर्मन ने। तो नरसिंह वर्मन ने सिंघल राजकुमार मानवर्मन की सहायता की थी वहां की गद्दी पाने में। तो इसके लिए एक फैक्ट ये भी जुड़ता है। और नरसिंह वर्मन एक महान निर्माता भी था। महाबलीपुरम के कुछ एकात्मक रथों का निर्माण उसी के काल में हुआ था। उसके शासन काल में चीनी यात्री फैनसांग कांची आया था। तो जो चीनी यात्री फैनसांग होते हैं वो कांची की यात्रा किसके समय में करते हैं? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में करते हैं। एकात्मक जो रथ मंदिरों का निर्माण किस समय में हुआ? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में हुआ था और काफी समय तक वहां रहा। कौन रहा? फैनसांग रहा। उसके अनुसार कांची के लोग उत्साही, सत्यवादी और विद्या प्रेमी थे। फिर अगला जो शासक होता नरसिंह वर्मन द्वितीय, 700 से 728 ईस्वी होते हैं। ये परमेश्वर वर्मन का पुत्र होता है। तो मतलब नरसिंह वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन द्वितीय के बीच एक शासक होते हैं परमेश्वर वर्मन। कुछ खास उपलब्धि है नहीं, तो इसलिए उनको हमने यहाँ कराया नहीं है। अब नरसिंह वर्मन द्वितीय में देखते हैं। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण कराया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कांची के कैलाशनाथ मंदिर और जो तटीय शोर मंदिर है उसके निर्माणकर्ता कौन थे? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय हैं। और रथ मंदिर नरसिंह वर्मन फर्स्ट है। राज सिंह, शंकर भक्त तथा आगम प्रिय उसकी सर्वाधिक उपाधियां थी। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय की जो एक महत्वपूर्ण उपाधि थी राज सिंह, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और संस्कृत के प्रख्यात कवि दंडिन जो है उसकी राज्यसभा में रहते थे। तो दंडिन जो है तो किसकी राज्यसभा में रहते थे? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय की राज्यसभा में रहते थे। और अब आते हैं नंदी वर्मन द्वितीय। तो वैष्णव मत अनुयायी था जो एक अगला पल्लव शासक होता है। और उसने कला और साहित्य को पर्याप्त जो है प्रोत्साहन दिया। उसने कांची का मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का जो है वो निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगाई अलवार उसका जो है समकालीन था। तो तिरुमंगाई अलवार जो संत थे ये किसके समकालीन थे? तो नंदी वर्मन के समकालीन थे। और अपराजित जो है पल्लव वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। तो नंदी वर्मन द्वितीय के बाद एक महत्वपूर्ण शासक होते अपराजित। और पल्लव राजाओं का शासनकाल नैनारों तथा अलवारों के भक्ति आंदोलन के लिए प्रसिद्ध रहा। तो जो साउथ में अलवार और नैनार भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ तो उस समय मतलब जो पल्लव जो शासकों ने उसको जो है प्रश्रय दिया, उसको आगे बढ़ाने में उल्लेखनीय योगदान दिया था। तो आप ये भी जानते रहिए। दक्षिण में वैष्णव आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम पल्लव के राज्य से ही हुआ था तथा उसके बाद दक्षिण से अन्य भागों में पहुंचा। तो जो वैष्णव आंदोलन तो यहीं से शुरू ही हुआ था और फिर इसका जो है प्रसार अन्य जो क्षेत्रीय राज्य थे और फिर बाद में ये उत्तर भारत में भी आता है। तो पल्लव कालीन कला और स्थापत्य को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो प्रसिद्ध कलाविधि पर्सी ब्राउन ने पल्लव वास्तुकला के विकास की शैलियों को 4 भागों में विभक्त किया है। इसमें जो नंबर 1 है महेंद्र वर्मन शैली। इसके अंतर्गत कठोर पाषाण को काटकर गुहा मंदिरों का निर्माण कराया गया जिन्हें मंडप कहा जाता था। महामल्ल शैली का विकास नरसिंह वर्मन प्रथम महामल्ल के काल में हुआ। तो महामल्ल शैली किससे संबंधित है? नरसिंह वर्मन प्रथम इसके से रहे हैं। और इसके अंदर 2 प्रकार के स्मारक बने, मंडप और एकास्मक मंदिर, मतलब एक ही पत्थर को काट करके बनाए गए मंदिर जिन्हें रथ मंदिर कहा गया है। और इस शैली में निर्मित सभी स्मारक महाबलीपुरम में विद्यमान है। तो वही जो मैंने पीछे बताया कि जो रथ मंदिर जो पत्थर को काट करके बनाए गए हैं एकास्मक पत्थर को, तो जिसमें रथ मंदिरों में जो सबसे छोटा है द्रौपदी का रथ है, सबसे बड़ा जो और सबसे भव्य है वो धर्मराज युधिष्ठिर का रथ है। तो ये सब जो कलाकृतियां बनाई गई वो नरसिंह वर्मन प्रथम महामल्ल के समय में बनाई गई। और रथ मंदिरों में द्रौपदी रथ सबसे छोटा है, इसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता। रथ मंदिरों में धर्मराज सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसे द्रविड़ मंदिर शैली का अग्रदूत कहा जाता है। मतलब जो द्रविड़ मंदिर शैली का आगे चल करके चोलों के समय में खूब विकास हुआ तो उसका प्रस्थान बिंदु कौन सा था? तो उसका प्रस्थान बिंदु यही था जो धर्मराज मंदिर है। और राज सिंह शैली के अंतर्गत गुहा मंदिरों के स्थान पर पाषाण, ईंट आदि की सहायता से इमारती मंदिरों का निर्माण कराया गया।
और शोर मंदिर इस शैली का प्रथम उदाहरण है। इसी तरीके से कांची का कैलाश मंदिर एवं बैकुंठ पेरुमल मंदिर इस शैली में बने हैं। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय प्रारंभ हुआ तथा उसके उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन द्वितीय के समय में इसकी रचना पूर्ण हुई। तो जो कैलाशनाथ मंदिर है देखिए वो बनना शुरू हुआ तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय में, लेकिन अगर पूर्णता पे प्रश्न आए तो फिर उसका जो पुत्र होता महेंद्र वर्मन द्वितीय, इसके समय में ये मंदिर बन करके पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ था। और नंदी वर्मन शैली के अंतर्गत अपेक्षाकृत छोटे मंदिरों का जो है निर्माण किया गया। तो जो नंदी वर्मन शैली है तो ये इस शैली की विशेषता क्या थी, यहाँ जो है छोटे छोटे मंदिर बनाए गए। तो ये जो है पल्लव कला को भी थोड़ा सा हमने देख लिया, इंपॉर्टेंट चीजें हैं और मुख्य परीक्षा में यहाँ से कई बार प्रश्न आए हैं। अब दक्षिण भारत का जो एक महत्वपूर्ण राज्य है चोल राज्य, उसके बारे में देखते हैं। तो चोल राज्य का उदय 9वीं शताब्दी में हुआ। इस साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने 850 जो इनका समय रहता है 871 ईस्वी के बीच की, और उसने तंजौर पर अधिकार करके नर केसरी की उपाधि धारण की थी। तो चोल साम्राज्य का जो है संस्थापक कौन रहता है, तो वो रहते हैं विजयालय रहते हैं। और समय कब रहता है तो 850 से 871 ईस्वी के बीच। विजयालय जो है पल्लवों का एक सामंत था, मतलब जो चोल शासक विजयालय होते हैं तो बेसिकली ये पहले पल्लवों के सामंत थे, लेकिन जब पल्लवों की स्थिति खराब होती है तो ये अपनी स्वतंत्रता घोषित कर देते हैं। द्रविड़ देश में चोल आधिपत्य की स्थापना वास्तव में परांतक प्रथम के समय में हुई थी। उसने मदुरा के पांड राजा को हराया और मदुरै कोंड की उपाधि धारण की थी। तो कौन सा चोल शासक था जो जिसने मदुरै कोंड की उपाधि धारण की थी, तो परांतक प्रथम ने की थी। क्यों की थी, क्योंकि मदुरै कोंड मतलब मदुरा को हराने वाला, और मदुरा किसके अंतर्गत थी, तो पांड्यों की राजधानी थी एंशिएंट काल में, आप जान ही रहे होंगे। फिर 949 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने पश्चिमी गंगो, ये गंग होगा, की सहायता से चोलों पर आक्रमण कर दिया और तक्कोलम के युद्ध में चोल बुरी तरह पराजित हुए तथा साम्राज्य का उत्तरी भाग राष्ट्रकूट साम्राज्य में मिला लिया गया। ये पीछे ये फैक्ट आया भी है, ये रिपीट हो रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो है आप एक क्रम से चलिए, ऐसा नहीं कि अभी आपने जो वीडियो देखा तो ठीक है, लेकिन आप प्रयास करिए कि एक से लेकर के चलिए, और ज्यादा नहीं है 40-45 मिनट के सारे वीडियो हैं। अगर आप चाहेंगे एक एक दिन में 3-3 4-4 वीडियो खत्म कर सकते हैं, तो उससे आप जो है एक लिंक में भी बने रहेंगे और चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। फिर राजराज प्रथम आते हैं। इस वंश का जो बहुत ही प्रतापी शासक होता है, 985 से 1015 ईस्वी तक शासन करता है, मतलब करीब करीब 30 साल। और इसका एक उपनाम है राजराज प्रथम का, क्या, अरिमोली वर्मन। तो अरिमोली वर्मन की टाइटल किसकी है, तो राजराज प्रथम की है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 985 ईस्वी में राजराज के राजारोहण के समय चोल इतिहास का महानतम युग जो है वो प्रारंभ होता है। केरल तथा पांड मतलब चेर जो केरल में अवस्थित है तथा पांड राज्य पर अधिकार करने के पश्चात राजराज ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। मतलब राजराज ने जो है अपने बगल में चेरों को भी हराया और पांड्यों को भी हराया, और जब पांड्यों को हराता है तो फिर वो श्रीलंका पे भी जो है वो अधिकार करता है। और उस समय श्रीलंका का शासक कौन रहा था, तो महिंद पंचम था, जिसने जो है युद्ध में पराजित किया। चोल सेना ने अनुराधनपुर को ध्वस्त किया तथा श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार करके उसे चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बना दिया। तो राजराज प्रथम के समय में जो चोल शासक महेंद्र पंचम होते हैं वो राजराज प्रथम ने श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को हराया और श्रीलंका के उत्तरी भाग पर जो है वो अधिकार कर लेता है और उसे चोलों का एक नया राज्य घोषित कर देता है। चोल अभिलेखों से विदित होता है कि राजराज ने कलिंग मतलब जो उड़ीसा वाला क्षेत्र सहित 12,000 पुराने द्वीपों वाले सामूहिक प्रदेशों, जिनकी पहचान लक्षद्वीप एवं मालदीव के साथ की गई, को विजित किया। तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। तो लक्षद्वीप और मालदीव का विजेता कौन रहा है, तो यही चोल शासक राजराज फर्स्ट रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो मालदीव आज जो है हमको जो है हमारे देश को कहता है कि भाई इंडिया आउट का नारा लगा करके जो वर्तमान वहाँ के प्रेसिडेंट है मोहम्मद मोइजू आते हैं, तो एक समय था कि जो हमारा एक क्षेत्रीय शासक होता है, मतलब चोल, भाई भारत तो बहुत बड़ा है, उसका एक क्षेत्र है चोल राजवंश, और वहाँ का शासक जो है जाकर के अपना आधिपत्य स्थापित करता है। तो उन लोगों को थोड़ा सा इतिहास सीखना चाहिए।
चोल स्थापत्य कला के क्षेत्र में राजराज का योगदान सर्वथा नवीन रहा। तंजौर में उसके द्वारा निर्मित बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर एवं भवन तमिल स्थापत्य के सर्वाधिक सुंदर इसका स्मारकों में है। मतलब राजराज की उपलब्धि विजेता होने के साथ साथ जो उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, जैसे सबसे महत्वपूर्ण है जो बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर का उसने निर्माण किया था तंजौर में, वो आज भी जो है अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका भी आप जानते रहिएगा। उसने श्री विजय के शैलेंद्र शासक श्री विजयोतुंग को वर्मन को नागपट्टम में एक बौद्ध विहार के निर्माण की जो है अनुमति दी थी। तो ये भी जानिए कि एक शासक रहते हैं कहाँ के, तो शैलेंद्र शासक रहते हैं विजयोतुंग वर्मन, और इन्हें नागपट्टनम में जो है एक बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति दी थी। राजराज प्रथम के काल में एक दूत मंडल जो है वो चीन गया था और उसने मुमाडी चोल देव, जयगोंड चोल मार्तंड, अरिमोलीवर्मन, राजाश्रय चोलेंद्र सिंह एवं राजा मार्तंड आदि उपाधियां धारण की थी। और देखिए इन उपाधियों को भी पढ़ लीजिएगा, कई बार यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। तो अब आइए जो अगला महत्वपूर्ण चोल शासक होता है, राजराज का जो बेटा होता है राजेंद्र प्रथम, तो उसके बारे में देखते हैं। तो इनका समय कब रहता है, तो 1015 से 1044 ईस्वी के बीच रहता है। और राजराज प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका योग्यतम पुत्र राजेंद्र प्रथम सम्राट बना। उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को ही जो है आगे बढ़ाता है और अपने शासन के 5वें वर्ष संपूर्ण श्रीलंका को विजित किया। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए शब्द पे ध्यान दीजिए, संपूर्ण श्रीलंका की बात हो रही है। मतलब अगर देखा जाए श्रीलंका विजय की बात राजराज फर्स्ट के समय में हुई है, लेकिन वो उत्तरी श्रीलंका तक ही जो है आधिपत्य स्थापित कर पाता है। राजेंद्र प्रथम क्या करता है कि पूरे श्रीलंका पर जो है विजय स्थापित करता है। वहां के शासक महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य को में भेज देता है। देखिए शासक वही रहते हैं, महेंद्र पंचम ही रहते हैं, लेकिन राजराज जो है कुछ क्षेत्र पर ही कब्जा करता है, बेसिकली उत्तरी भाग पर श्रीलंका के। लेकिन ये क्या करता है कि भाई वहां के जो शासक महेंद्र पंचम को बंदी बनाता है, उसे जो है भेज देता है कहाँ, तो चोल राज्य में भेज देता है। और यही इनकी मृत्यु भी होती है। मतलब ये कैद में रहते हैं, करीब 12 वर्षों तक ये कैद में रहते हैं महेंद्र पंचम, और इनकी मृत्यु भी यही होती है। इस प्रकार श्रीलंका पर संपूर्ण अधिकार जो है किसके समय में हुआ था, तो वो हुआ था राजेंद्र फर्स्ट के समय में। श्रीलंका की विजय के उपरांत राजेंद्र ने पांड्यों तथा चेरों पर भी आक्रमण किया था। उसने उत्तर में बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया था और गंगा घाटी के अभियान की इस सफलता पर राजेंद्र ने गंगा कोंड चोल की उपाधि धारण की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मतलब सोचिए कि नीचे श्रीलंका जाता है, मदुरा मतलब पांड्य शासकों को हराता है, चेर शासकों को हराता है, फिर ये बंगाल में आता है। उस समय बंगाल में पाल शासकों का जो है शासन रहता है, इसमें महिपाल रहते हैं, महिपाल को हरा करके वहां जो है गंगा कोंड चोल की उपाधि धारण करता है। और इसके उपलक्ष्य में उसने गंगा कोंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी भी बनाया था। तो गंगा कोंड चोल किसकी उपाधि है, राजेंद्र फर्स्ट की है। और गंगा कोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी, नई राजधानी का, तो ये भी राजेंद्र प्रथम के द्वारा की गई थी। नवीन राजधानी के निकट, मतलब जो गंगा चोलपुरम के निकट ही चोल गंगम नामक एक विशाल तालाब का भी जो है इसने निर्माण कराया था। राजेंद्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय 1035 ईस्वी में कडारम के श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध सफल सैनिक अभियान था। और श्री विजय साम्राज्य जो है वो मलाया प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और निकटवर्ती द्वीपों तक फैला था। तो मतलब 1035 में फिर ये कडारम का भी विजय करता है और वहां के शैलेंद्र वंशी शासक को हराता है। और कडारम से जो तात्पर्य है जावा, सुमात्रा, ये सब जो द्वीप है, नीचे आइलैंड है, तो वहां तक की विजय जो है राजेंद्र फर्स्ट के द्वारा की गई। देखिए मालदीव, लक्षद्वीप की विजय राजराज फर्स्ट के द्वारा की गई थी। और कडारम की जो विजय की गई थी 1035 ईस्वी में, वो राजेंद्र फर्स्ट के द्वारा की गई थी। तो इस पे आप लोग जो ध्यान रखिएगा। और ये दोनों जो शासक हैं बहुत महत्वपूर्ण है। अगर चोल साम्राज्य से प्रश्न बनेगा तो यहाँ से कई बार बने हैं, तो इन दोनों की जो चीजें थोड़ा सा रोक करके एक दो बार अगर स्पष्ट नहीं होगा, क्योंकि साउथ इंडिया का आप इतिहास पढ़ रहे हैं और आप रह रहे हैं उत्तर भारत में, तो ऐसे में थोड़ा सा डिफिकल्ट होना टॉपिक जो है वो जायज है। तो इससे आप निजात तभी पा सकते हैं कि इसको जो है 2 बार इसका रिवीजन कर लें।
और चूंकि महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन रहे हैं, तो आप इसको छोड़ के तो जा नहीं सकते, क्योंकि इस गला काट प्रतिस्पर्धा में अगर आप कोई भी सेगमेंट छोड़ के जाते हो, वहां से प्रश्न आ जाता है, तो आपके असफल होने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। तो इसी वजह से आप जो है थोड़ा सा रोक करके एक दो बार इसको देखिएगा तो चीजें हो जाएंगी। अब चोल शासकों में अगला आता है कुलोत्तुंग प्रथम। इसका समय कब रहा था? तो 1070 से 1120 तक, करीब करीब 50 साल तक ये शासन करता है। और पूर्वी चालुक्य वंशीय राजेंद्र द्वितीय जो है, मतलब जो कुलोत्तुंग प्रथम रहता है, बेसिकली वो चालुक्य वंशीय राजेंद्र द्वितीय इसका नाम रहता है, और अपना जो नाम बदल करके कुलोत्तुंग प्रथम की उपाधि धारण करके जो है चोल साम्राज्य का सम्राट बना। और वह चोल शासक राजेंद्र प्रथम का प्रपौत्र था, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और कुलोत्तुंग प्रथम के साथ ही चोल चालुक्य वंश की जो है वो शुरुआत हुई। मतलब अब चोल प्लस चालुक्य, क्योंकि बेसिकली जो है कुलोत्तुंग प्रथम पहले क्या था? राजेंद्र द्वितीय था, ये चालुक्य राजकुमार था, शासक बनता है अब चोलों का। तो चोल चालुक्य राजवंश की शुरुआत होती है कुलोत्तुंग प्रथम के समय से। और इसका शासनकाल शांति का काल था। कुलोत्तुंग के समय में श्रीलंका के राजा विजय बाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। मतलब जो राजेंद्र और राजराज ने श्रीलंका पर विजय स्थापित की थी, मतलब वहां क्या कडारम और मालदीव लक्षद्वीप तक सबको एक विजय की थी। तो इसके समय में क्या होता है कि जो श्रीलंका रहता है वो चोलों से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर देता है, अपना मतलब चोल से अपनी अधीनता नहीं मानता है, मतलब वो स्वतंत्र हो जाते हैं। और शासक कौन रहता है? विजय बाहु रहता है। किंतु इसने श्रीलंका में चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति किसी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया। मतलब विजय बाहु ने स्वतंत्रता घोषित कर दी, कुलोत्तुंग प्रथम ने कोई प्रयास नहीं किया कि भाई कैसे आप स्वतंत्र हो गए, या फिर उसको जो है विजित करने का, बल्कि करता क्या है, अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार वीर पेरुमल के साथ कर देता है। मतलब इसको लगता है कि ठीक है वो स्वतंत्र हो गए, क्यों ना उनसे वैवाहिक संबंध बना करके चीजों को और ज्यादा प्रगाढ़ बनाया जाए। तो वही करता है कि जो श्रीलंका के राजकुमार रहते हैं वीर पेरुमल के साथ अपनी पुत्री का ये विवाह भी कर देता है। तो श्रीलंका जो है किस चोल शासक के समय में स्वतंत्र हो गया था? तो वो हुए थे कुलोत्तुंग प्रथम के समय में। चीनी ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार 1077 ईस्वी में कुलोत्तुंग ने 72 व्यक्तियों का एक दूत मंडल भेजा था। यह दूत मंडल एक व्यापारिक शिष्टमंडल था, जिसे तमिल व्यापार के लिए चीन से अधिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। मतलब ये भी जो है चीन में एक दूत मंडल भेजता है, और उस समय तक हमारे जो है चीन के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध थे। और दूत मंडल भेजने का उद्देश्य ये था कि चीन से जो हो रहा हमारा व्यापार हो रहा है उसमें हम बहुत से जो है रियायतों को प्राप्त कर सकें। कुलोत्तुंग तृतीय चोल वंश का अंतिम महान शासक था, और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राजेंद्र तृतीय था। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चोल वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? राजेंद्र तृतीय था। समय इसका कब रहा था? तो 1256 से 1279 ईस्वी के बीच रहता है। तो ये चोल शासक रहे कुछ महत्वपूर्ण। अब प्रश्न बनता है चोल प्रशासन को लेकर के, और इसमें भी जो स्थानीय प्रशासन है तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। केंद्रीय प्रशासन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति राजा होता था। शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक था, तथा राजा चक्रवर्ती, गल, त्रिलोक सम्राट जैसी उपाधियां जो है धारण करते थे। ज्येष्ठता के आधार पर उत्तराधिकार का प्रचलन था। मतलब राजा का जो ज्येष्ठ पुत्र होगा उसे जो है राजा अपने समय में युवराज बना देते थे, और उनकी अनुपस्थिति में, मतलब उनकी मृत्यु के बाद जो है वही जो है राजा बन जाता था। तो चोलों में एक महत्वपूर्ण जो उन्होंने काम किया था कि जो उत्तराधिकार में युद्ध होते थे, भाई शासक जो है उत्तराधिकारी बना ही नहीं पाया, और उसके मरने के बाद उसके सारे बेटे आपस में लड़ गए, इससे नुकसान उस राजवंश का होता था। तो ऐसे में चोलों ने बड़ी दूरदर्शिता का परिचय दिया, और अपने जीवन काल में ही वो अपना उत्तराधिकारी जो है वो नियुक्त कर देते थे, और उन्हें शासन सत्ता में जो है भागीदारी भी देते थे, ताकि उनका जो है एक अच्छा अनुभव भी उनको मिल जाए। समाज में सरकारी अधिकारियों का एक अलग वर्ग था, जो दक्षिण जो दो श्रेणियों में विभक्त था। इनमें ऊपरी श्रेणी पेरुंदनम की थी, और निम्न श्रेणी जो थी सिरुदनम की थी। तो पेरुंदनम और सिरुदनम जो दो श्रेणियां थी सरकारी अधिकारियों की, जो उच्च श्रेणी थी वो पेरुंदनम थी, और सेरुंदनम जो थी वो निम्न स्तर के अधिकारियों की थी। राज्य के उच्च अधिकारियों को उडन कुट्टम कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो राज्य के उच्च अधिकारी होते थे उन्हें उडन कुट्टम कहा जाता था। और प्रशासन की सुविधा के लिए विशाल चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में जो है
वो विभाजित था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था, मतलब जो ये प्रांत होते थे तो चोल राज में इसे क्या कहा जाता था, मंडलम कहा जाता था। और जो मंडल थे ये वलनाडु या जिले में बटे हुए थे, और वलनाडु जो है वो नाडु में बटा हुआ था, नाडु कुर्रम में विभक्त थे। तो अगर अवरोही क्रम में चोल साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयों को देखेंगे तो सबसे पहले राज्य था, राज्य के बाद मंडल आता है, मंडल के बाद वलनाडु, वलनाडु के बाद नाडु आते हैं, नाडु के बाद कुर्रम या कुट्टम आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी भी यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो राज्य मंडलम, वलनाडु, नाडु, कुर्रम या कुट्टम, तो कुर्रम या कुट्टम एक ही चीज है। फिर राजस्व व्यवस्था में देखेंगे तो राज्य की आय का प्रमुख साधन भूमि कर था, जिसे ग्राम सभाएं वसूल करती थी। उपज के अनुसार भूमि को कुल 12 कोटियों में जो है वो विभाजित किया गया था। और सीमा शुल्क, राहदरी, अनेक व्यवसाय तथा धंधों पर लगाए गए करों से राज्य की आमदनी होती थी। खानों तथा जंगलों के उत्पादन के अतिरिक्त नमक कर भी आय के प्रमुख स्रोत थे। तो ये सारे जो स्रोत थे ये चोलों के राजस्व के स्रोत थे। और अन्न की माप जो है 1 कलम या 3 मन था। जो अन्न की माप होती थी तो क्या कहा जाता था, 1 कलम, जो 3 मन के बराबर था। सोने के सिक्के को कासु कहा जाता था। तो चोल काल में कासु क्या था, तो सोने का सिक्का था। कलंज नामक सोने का सिक्का सर्वाधिक प्रचलन में था। तो कासु और कलंज सोने के सिक्के थे, लेकिन अगर देखा जाए तो जो कलंज नामक सोने का सिक्का था वो चोलों के समय में सर्वाधिक प्रसिद्ध था, मतलब प्रचलन में था। वेली भूमि माप की एक इकाई होती थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेली क्या थी चोल प्रशासन में, तो भूमि माप की इकाई थी। और अब चोलों का स्थानीय प्रशासन देखते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि चोलों का जो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो चोल सम्राट परांतक प्रथम के शासन के 12वें और 14वें वर्ष के प्रसिद्ध उत्तर मेरु अभिलेखों से चोलकालीन स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम प्रशासन व्यवस्था का समग्र चित्र उपलब्ध होता है। तो जो उत्तर मेरु अभिलेख किसका है, परांतक प्रथम का है, जो उसके राज्य के शासन के 12वें और 14वें वर्ष जो है वो खुदवाया गया था। वहीं से चोलों के स्थानीय प्रशासन की जानकारी मिलती है। कई बार पूछा गया है, चोल सम्राटों ने स्थानीय प्रशासन व्यवस्था समिति प्रणाली को लागू किया था। मतलब जो चोल सम्राट थे वो स्थानीय शासन व्यवस्था में समिति प्रणाली को लागू किया था, जिन्हें वरीयम कहा जाता था। और चोल अभिलेखों में मोटे तौर पर 3 प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है। ये कौन सी ग्राम सभाएं थे, उर थी, सभा या महासभा थी, और नगरम थी। उर, सभा और नगरम 3 प्रकार की ग्राम पंचायतें थी। उर जो थी एक सामान्य प्रकार की ग्राम सभा थी, मतलब साधारण लोगों की। सभा या महासभा गांव के वरिष्ठ ब्राह्मणों, जिन्हें अग्रहार कहा जाता था, इनकी सभा थी। तो सभा और महासभा ब्राह्मणों से संबंधित जो ग्राम पंचायतें होती थी उनसे संबंधित थी। और गांव के कारोबार की देख रेख एक कार्यकारिणी समिति करती थी, जिसे वरीयम कहा जाता था। तो ये भी आप जानते रहिएगा। वरीयम की सदस्यता के लिए 35 से 70 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति का नामांकन होता था। मतलब जो वरीयम होती थी जो, तो वहां मेंबर चुने जाते थे मतलब वरीयम के लिए। और ये जो है स्थानीय स्तर पर प्रशासन को देखते थे। और कितना बेहतरीन प्रयास चोलों के समय में किया गया था कि यहाँ कुछ शर्तें थी। वर्तमान में अगर देखा जाए तो जो पंचायती राज व्यवस्था है तो आप देखेंगे कि एजुकेशन की कोई शर्त नहीं थी। लेकिन चोल जो स्थानीय प्रशासन है तो वहाँ स्थानीय प्रशासन को जो संभालने वाले लोग थे उनको कुछ अहर्ताएं उनके लिए बाध्यकारी थी। क्या अहर्ताएं थी, तो सबसे पहले उनकी आयु 35 वर्ष से कम और 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब आपकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और 70 वर्ष से, मतलब 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में पंचायत प्रतिनिधि बनने की आयु कितनी है, तो 21 वर्ष है। 21 साल आप पास कर लिए, मतलब 21 साल के आप हो गए तो जो है आप पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं। फिर नामांकन होता था जिनके पास भूमि भी हो, करीब करीब 1.5 एकड़ भूमि होना अनिवार्य था, तथा जो अपनी भूमि पर बने मकान में रहता था साथ ही साथ वैदिक मंत्रों का ज्ञाता था। मतलब 1.5 एकड़ की भूमि हो और उसके पास अपना मकान हो और जो है वैदिक मंत्रों का ज्ञाता हो, मतलब कम से कम वो एक वेदों का जानकार तो हो ही हो। तो ये सारी, मतलब वो एजुकेटेड भी हो, उसके पास धन संपत्ति भी हो, उसके पास एक उम्र का अनुभव भी हो। ये सारी जो है अहर्ताएं थी उस समय पंचायत प्रतिनिधियों के चुनने की।
और वर्तमान में भी ऐसी ही कुछ व्यवस्था आनी चाहिए। प्रयास भी हो रहे हैं, लेकिन देखिए कहाँ तक सफलीभूत होते हैं। सामान्यतः वरीयम के सदस्यों की कार्य अवधि 3 वर्ष की होती थी। मतलब अभी जो पंचायतें हैं वो 5 वर्ष के लिए होती, तो वहाँ जो चोलों के समय में थी ये 3 वर्ष की होती थी। और नगरम जो है व्यापारी समुदाय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासकीय सभा थी। चोल अभिलेखों में नगरम को जो है उल्लेख प्रायः व्यापारिक केंद्रों के प्रबंधन के लिए होता था। जो नगरम थी वो व्यापारियों से संबंधित होती थी, इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर चोलकालीन थोड़ा कला को देखते हैं तो पल्लवों की भांति चोलों ने सिंचाई के लिए बांध तथा नहरों का निर्माण कराया था। और चोलकालीन कलाकारों ने अपनी कुशलता का प्रदर्शन पाषाण मंदिर एवं मूर्तियां बनाने में किया। चोलकालीन मंदिर के विषय में फर्ग्यूसन ने कहा है कि चोल कलाकारों ने दानों की भांति इनका निर्माण किया और रत्नकारों के रूप में, मतलब जौहरियों के रूप में इनका रूप विन्यास किया। ये स्टेटमेंट किसका? फर्ग्यूसन का है, और बहुत बार ये पूछा गया है। चोलों के अंतर्गत मंदिर बनाने की द्रविड़ शैली, जिसका प्रारंभ पांड्य तथा पल्लवों ने 7वीं और 9वीं शताब्दी के बीच किया था, वो शीर्ष पर पहुंच गई थी। तो द्रविड़ शैली का जो चरमोत्कर्ष था, जिसकी शुरुआत पांड्यों और पल्लवों ने की थी, तो उसका जो चरम बिंदु कहाँ जाकर के पहुंचता है, तो वो चोलों के समय में पहुंचता है। और चोलों में भी अगर आप देखेंगे तो राजराज प्रथम और राजेंद्र फर्स्ट के समय में ये अपने पीक पे रहता है, तो इसको भी आप जानते रहिएगा। ईंटों के स्थान पर पत्थरों का प्रयोग चोलों के काल में आरंभ हुआ, जिसे मामल्लपुरम तथा कांचीपुरम के मंदिरों में देखा जा सकता है। और चोल मंदिर निर्माण कला की मुख्य विशेषताएं थी वर्गाकार या ऊंचे विमान, मंडप, गोपुरम, कलापूर्ण स्तंभों से युक्त वृहत सदन, ये सब चोल मंदिर निर्माण कला की महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। तो आप इसको भी जो है वो जानते रहिएगा। स्मरणीय तथ्य में थोड़ा सा आते हैं, तो जितना भी अभी मैंने दक्षिण भारत का राजनैतिक इतिहास, आर्थिक सामाजिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास को बताया, इसमें भी जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं एक बार देख लेते हैं। इसमें कुछ चीज तो अभी आपकी रिपीट भी होगी। तो व्यापार श्रेणियों द्वारा नियंत्रित होता था, जिसमें मणिग्रामम, वलंजियर और नाना देशी अधिक महत्वपूर्ण थे, जो विदेशों से व्यापार करते थे। तो मणिग्रामम, नाना देशी या वलंजियर कौन थे? तो व्यापार जो विदेश व्यापार होते थे, तो वो श्रेणियां होती थी। पहली बात, राजराज प्रथम ने स्थानीय स्तर पर स्वशासन की व्यवस्था आरंभ की थी। जो चोलों की जो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था आरंभ हुई थी वो किसके समय में हुई थी? तो राजराज प्रथम के समय में आरंभ हुई थी। और राजेंद्र प्रथम सबसे पहला भारतीय शासक था जिसने अरब सागर पर अपनी प्रभुता कायम करी थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब राजराज प्रथम पहला भारतीय शासक था। सॉरी, राजेंद्र प्रथम है, ये ध्यान रखिएगा, राजेंद्र प्रथम है कि पहला भारतीय शासक था जिसने अरब सागर पर अपनी प्रभुता स्थापित की। चोल राजाओं ने उत्तराधिकारी या युवराज चुनने की प्रथा आरंभ की और अपने जीवन में उसे शासन में भाग लेने का मौका दिया। वही जो मैंने पीछे बताया कि भाई उत्तराधिकार को लेकर के टकराव ना हो, तो ऐसी स्थिति में चोल जो करते क्या थे कि अपने समय में ही जो है युवराज की नियुक्ति कर देते थे और अपने साथ साथ उन्हें प्रशासन में भागीदारी भी कराते थे, ताकि उनका एक अनुभव भी जो है वो बन जाए। चोल शासक अधिराजेंद्र को क्रुद्ध भीड़ ने मार डाला था। मतलब आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि कौन सा जो शासक था जिसे चोल शासक था जिसे मतलब जनता ने या भीड़ ने जो है गुस्साई हुई भीड़ ने मार डाला था, तो वो अधिराजेंद्र था। अधि से अधम मान लीजिए, अधम राजेंद्र या अधिराजेंद्र वही था। तो ये भी पूछा जा सकता है कभी भी। अरबी यात्री सुलेमान ने राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष को विश्व के 4 महान शासकों बगदाद के खलीफा, चीन तथा तुर्की के बादशाह के समतुल्य माना है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, अरबी यात्री सुलेमान ने राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष को विश्व के 4 महान शासकों से जोड़ा है। तो ये भी आप देखेंगे। राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम ने चीन में अपने व्यापारिक दूत मंडल भेजे थे। तो चीन में व्यापारिक दूत मंडल भेजने का काम किसने किया था? तो राजराज प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने, कुलोत्तुंग प्रथम ने। इसमें राजेंद्र प्रथम के समय में 2 बार दूत मंडल जो है वो चीन गया था। तो ये सारे शासकों के समय में दूत मंडल गया था और राजेंद्र प्रथम ने जो है 2 बार दूत मंडल चीन भेजा था। शैव भक्ति गीतों का संकलन करता नाम भी अडार नंबी को माना जाता है, जो राजराज प्रथम एवं राजेंद्र प्रथम चोल के समय में हुए थे।
तो नाम भी आडार नंबी का समय क्या था, तो राजेंद्र प्रथम और राजराज प्रथम के समय में इनका समय था। और तमिल लेखों में सर्वाधिक प्रसिद्ध जय गोंदार था। वह चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम का राज कवि था और उसने कलिंग तुप्पड़ी नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो कलिंग तुप्पड़ी की रचना जय गोंदार थे। ये किसके राज कवि थे, तो कुलोत्तुंग फर्स्ट के राज कवि थे। कुलोत्तुंग तृतीय के शासनकाल में प्रसिद्ध कवि कंबन था, जिसने तमिल रामायण की रचना की थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट, तमिल रामायण की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो कंबन के द्वारा की गई थी। और कंबन किसके शासनकाल में थे, तो कुलोत्तुंग तृतीय के शासनकाल में थे। इसी तरीके से पंप पोन रन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन है, तो पंप पोन रन, और पंप ने आदि पुराण, पोन ने शांति पुराण तथा रन ने अजित पुराण लिखा। ये सभी जैन तीर्थंकरों पर लिखे गए हैं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन थे, पंप थे, पोन थे, रन थे। और पंप ने क्या लिखा है, तो आदि पुराण लिखा है, पोन ने शांति पुराण लिखा है और रन ने जो है अजित पुराण लिखा है। और ये सब जैन तीर्थंकरों पर आधारित रचनाएं हैं। 11वीं सदी में कंबन, ओट्टकुट्टन और पुगलेनिद नामक 3 विद्वान रचनाकार हुए, जिन्हें तमिल साहित्य के त्रिरत्न के रूप में जाना जाता। देखिए ये पंप पोन रन जो कन्नड़ त्रिरत्न थे, इसके बारे में प्रश्न पूछा जा चुका है, आप लोग कई बार पढ़े हैं। अब अगला जो प्रश्न आएगा यहां से आएगा कि तमिल त्रिरत्न कौन थे। तो तमिल में एक कंबन थे, दूसरे ओट्टकुट्टन थे और पुगलेनिद तीसरे थे। इन्हें जो है तमिल त्रिरत्न कहा जाता है। और चोल द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता क्या है, तो विमान है। आप देखेंगे बृहदेश्वर मंदिर में कितना ऊंचा जो है विमान बनाया गया है, कई तल्ले पे बना है। और पांड्य द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता क्या है, तो पांड्यों की जो मुख्य विशेषता वो गोपुरम की विशेषता है। और पल्लव द्रविड़ शैली की जो मुख्य विशेषता है वो मंडपम। तो मंडपम जो है पल्लवों की विशेषता है, गोपुरम जो है पांड्यों की विशेषता है और विमान जो है वो चोलों की विशेषता है। और विजयनगर शासक की विशेषता क्या है, जो विजयनगर के शासक थे उस समय जो है कल्याण मंडपम जो बनाया जाता था, तो ये विजयनगर के समय में बनाया जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट, कभी भी यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है और यूपीएससी में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। गोविंद का अल्प वयस के उत्तराधिकारी अमोघ वर्ष कर्क के संरक्षण में शासक हुआ। अमोघ वर्ष जो है विद्या और कला का उदार संरक्षक था। उसने कविराज मार्ग नामक कन्नड़ भाषा में एक काव्य ग्रंथ की रचना की थी। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, तो आप बस ऐसे रिवीजन कर लीजिए। और उसने अपनी राज्यसभा में अनेक विद्वानों को आश्रय प्रदान किया। इसमें आदि पुराण के लेखक जिनसेन तथा गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं स्वयं भी प्रमुख है। ये देखिए पीछे भी इसको मैंने बताया है। तो चलिए आज का जो हमारा था दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण जो इतिहास में मैंने बताया है तो वो कंप्लीट हुआ। और इसी वीडियो के माध्यम से देखा जाए तो पूरा प्राचीन भारत बहुत डिटेल से, बहुत विस्तार से चीजें करा दी गई हैं। तो अब आगे हम आएंगे, अब जो है मध्यकाल में आएंगे और मध्यकाल में भी देखेंगे तो सल्तनत से चीजें शुरू होंगी। और इनके बारे में तो मैंने चर्चा की ही है। यदि अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो इसे ज्वाइन करें, इसका लाभ उठाएं। और सबसे लास्ट में हमारे कुछ लिंक्स हैं, तो इनसे भी आप जुड़े। ये हमारा ऊपर जो है टेलीग्राम का चैनल है, 2 हमारे यूट्यूब चैनल है, एक संदीप मिश्रा ऑफिशियल और दूसरा जो समृद्धि आईएएस का, जिससे अभी हम आप रूबरू हैं। ये दोनों चैनल आपकी तैयारी के लिए बेहद उपयोगी हैं। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कमेंट करें। और सबसे लास्ट में यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।